नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गृह मंत्रालय ने भ्रष्टाचार कानून के तहत जांच की दे दी मंजूरी। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को लग सकता है झटका। खबर में आगे जिक्र होगा कि अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी सरकार भू माफियाओं और अपराधियों को दे रही है संरक्षण। खबर में आगे जिक्र होगा कि राबड़ी देवी ने जेडीयू के खिलाफ खोला मोर्चा, बोली नीतीश कुमार को खा जाएंगे ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी और अशोक चौधरी। आगे जिक्र होगा कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने 25 लाख करोड़ का मांगा हिसाब, लोकसभा में जमकर बरसे। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा राजस्थान का कौन बड़ा एक्टर आया, यहाँ लगा आईफा का पैसा, कांग्रेस का भजन लाल सरकार से सवाल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को झटका। गृह मंत्रालय ने भ्रष्टाचार कानून के तहत जांच की दे दी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कारण केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दोनों के खिलाफ मामलों की जांच के लिए अपनी अनुमति दे दी है। यह अनुमति भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दी गई है और इसकी जानकारी उपराज्यपाल सचिवालय को भेजी गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग ने पहले दिल्ली उपराज्यपाल कार्यालय के माध्यम से गृह मंत्रालय से अनुमति मांगी थी और इस अनुरोध पर विचार करते हुए मंत्रालय ने अब जांच की अनुमति प्रदान कर दी है। बता दें कि मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। आबकारी नीति मामले में वो जेल भी गए थे, जबकि सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच का सामना कर रहे हैं। अब गृह मंत्रालय की इस मंजूरी के बाद दोनों मामलों के जांच की प्रक्रिया तेज होने की संभावना है और दोनों नेता जमानत पर बाहर है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी सरकार भू माफियाओं और अपराधियों को दे रही है संरक्षण। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश में भू माफियाओं और अपराधियों को संरक्षण दे रही है। अखिलेश यादव ने यहाँ जारी एक बयान में कहा कि बीजेपी शासन में भूमि हड़पने की घटनाएं बढ़ गई हैं, गरीबों को परेशान किया जा रहा है और उन्हें अपनी जमीन हस्तांतरित करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सबसे बड़ी भू माफिया पार्टी है और सत्ता में आने के बाद से भाजपा नेता गरीबों को डरा धमकाकर जबरन जमीनें अपने नाम करवा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि अयोध्या समेत कई जिलों में भूमि पंजीकरण सरकार की भूमि नीतियों की हकीकत को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि अब सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। भू माफिया उनकी संपत्तियों पर कब्जा कर रहे हैं और उन पर हमला कर रहे हैं और उन्हें धमका रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। सपा प्रमुख ने एक घटना का हवाला दिया जिसमें अपनी जमीन पर अवैध कब्जे का विरोध करने पर एक सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर पर कथित तौर पर हमला किया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राबड़ी देवी ने जेडीयू के खिलाफ खोला मोर्चा, बोली नीतीश कुमार को खा जाएंगे ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी और अशोक चौधरी। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान 8वें दिन बुधवार को जमकर गर्मा गर्मी देखी गई। विधान परिषद में सीएम नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। उसके बाद विपक्ष के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। खुद राबड़ी देवी ने भी नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सदन के बाहर कुछ देर के लिए धरने पर बैठ गई। उन्होंने कहा कि भाजपा नीतीश कुमार के कान भर रही है, उनकी पार्टी के कुछ नेता भी सीएम को गुमराह कर रहे हैं। ये लोग मिलकर नीतीश कुमार को खा जाएंगे। विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार के पीछे 5-6 नेता लगे हुए हैं जो उन्हें सिखाते पढ़ाते रहते हैं। वो भाजपा की गोद में चले गए हैं और बीजेपी के नेता सीएम का कान भर रहे हैं। उनके पार्टी जेडीयू के भी कुछ नेता भी भड़काने में लगे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने 25 लाख करोड़ का मांगा हिसाब, लोकसभा में जमकर बरसे। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में मंगलवार को सांसद पप्पू यादव ने देश के सामने मौजूद गंभीर चुनौतियों पर चर्चा करते हुए ड्रग्स के बढ़ते प्रभाव, आर्थिक संकट, बेरोजगारी और किसानों की समस्या और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी जैसे मुद्दों को उठाया। सांसद ने मणिपुर में जारी हिंसा और ड्रग्स के बढ़ते प्रभाव पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मणिपुर में 2 साल से 2 समुदायों के बीच गोलीबारी जारी है और यह हिंसा ड्रग्स माफिया द्वारा फैलाई जा रही है जो भारत के बाहर से ड्रग की सप्लाई कर रहा है। इस मामले में कई पदाधिकारी और सामाजिक व्यक्ति शामिल हैं। ये कोई छोटी घटना नहीं है। उन्होंने दलाल स्ट्रीट और सार्वजनिक उपक्रमों के नुकसान पर भी चिंता व्यक्त की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कौन बड़ा एक्टर आया,
आया, कहां लगा आईफा का पैसा, कांग्रेस का भजनलाल सरकार से सवाल। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर में आईफा का बड़ा आयोजन हुआ। बादशाह शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, कार्तिक आर्यन के अलावा कई बड़े सितारों ने कार्यक्रम में शिरकत की और इस आयोजन पर अब विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सवाल उठा दिया है। विधानसभा में नेता विपक्ष टीकाराम जूली ने आईफा में खर्च हुई राशि का हिसाब मांगा है। जूली ने कहा कि मैं चाहता हूं कि भजनलाल सरकार आईफा पर खर्च किए गए पैसों का हिसाब दे। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि शाहरुख खान के अलावा कोई बड़ा एक्टर इस फंक्शन में क्यों नहीं आया। आईफा के आयोजन को लेकर नेता विपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि आईफा के नाम पर 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा जनता का पैसा खर्च किया गया। अगर आपने होर्डिंग देखे होंगे तो वो सिर्फ आईफा का प्रचार था, राजस्थान का नहीं। क्या कोई बड़े अभिनेता यहाँ आए हैं? क्या जो अभिनेता आए हैं वो किसी पर्यटन स्थल पर गए? क्या इससे राजस्थान को कोई फ़ायदा होगा? एक सोची समझी साजिश के तहत जनता का पैसा खर्च किया गया। मैं राज्य सरकार से जनता को आईफा पर खर्च किए गए पैसे की जानकारी देने को कहता हूं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएम स्टालिन ने राज्य बजट से रुपए का प्रतीक चिन्ह हटाया और केंद्र और तमिलनाडु में भाषा विवाद गहरा गया है। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु में भाषा विवाद गहराता जा रहा है। अब एम के स्टालिन सरकार ने राज्य सरकार के बजट 2025-26 से रुपए का प्रतीक चिन्ह हटा दिया है। इसकी जगह सरकार ने तमिल भाषा का प्रतीक लगाया है। केंद्र सरकार और द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम यानी डीएमके के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार के बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित त्रिभाषा फार्मूला राजनीतिक विवाद का केंद्र बना हुआ है। तमिलनाडु सरकार ने एनईपी व त्रिभाषा फार्मूले को लागू करने से मना कर दिया है और इसके चलते केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत मिलने वाली 573 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता रोक दी है। एसएसए फंडिंग पाने के लिए राज्यों को एनईपी के दिशा निर्देशों का पालन करना होता है। फंड रोके जाने से सीएम स्टालिन बिफरे हुए हैं और उन्होंने दक्षिणी राज्यों में हिंदी थोपने का आरोप लगाया है। केंद्र के अनुसार शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और वो त्रिभाषा फार्मूले को लागू करना राज्य की जिम्मेदारी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र बीजेपी की लड़ाई सड़क पर आई, पंकजा मुंडे ने बीजेपी विधायक को जमकर कोसा। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में संतोष देशमुख हत्याकांड में बीजेपी पहले ही घिरी हुई थी। इसमें विधायक और मंत्री धनंजय मुंडे को इस्तीफा तक देना पड़ा था, जिसमें फडणवीस सरकार को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। अब इस मामले में बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई सड़क पर आ गई है। बीड जिले के मस्सा जो गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के बाद अब बीजेपी विधायक सुरेश धस ने धनंजय मुंडे और उनकी चचेरी बहन पंकजा मुंडे पर नए आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पंकजा मुंडे ने भी उसका जवाब खुल कर दिया है और इसमें बीजेपी की लड़ाई अब सबके सामने आ गई है। दरअसल सुरेश धस ने संतोष देशमुख की हत्या के बाद पंकजा मुंडे पर आरोप लगाया कि वो संतोष देशमुख के परिवार से नहीं मिली और ये भी कहा कि उन्होंने चुनाव प्रचार नहीं किया। इसका जवाब अब पंकजा मुंडे ने एक इंटरव्यू में दिया है। पंकजा ने कहा कि संतोष देशमुख की हत्या के बाद 12 दिसंबर को मैं उनके परिवार से मिलने निकली थी। वहीं उन्होंने सुरेश धस पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने धनंजय मुंडे से छिपकर क्यों मुलाकात की। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नए पार्टी अध्यक्ष के मामले में बीजेपी और आरएसएस आमने सामने। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, मन में ये सवाल आना स्वाभाविक है। जेपी नड्डा के बाद किसे बीजेपी के नए पार्टी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलेगी, राजनीतिक गलियारे में लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। वैसे तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नड्डा का कार्यकाल पिछले साल ही खत्म हो चुका है, लेकिन उसे आगे बढ़ाया गया है। बीजेपी का अगला पार्टी अध्यक्ष कौन होगा, इस बारे में लोग अलग अलग अटकलें लगा रहे हैं, लेकिन अब इस मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में बीजेपी और आरएसएस आमने सामने हैं। पहले फरवरी के अंत तक बीजेपी के नए पार्टी अध्यक्ष का ऐलान होने की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अब मार्च का दूसरा सप्ताह खत्म होने वाला है और अब तक पार्टी को नया अध्यक्ष नहीं मिला है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि आरएसएस ने बीजेपी को यह सुझाव दे दिया है कि नया राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया जाए, लेकिन बीजेपी इस बारे में सहमत नहीं है। आरएसएस चाहता है कि बीजेपी का नया अध्यक्ष ऐसा हो जो संगठन का भरोसेमंद हो और आरएसएस की कार्यप्रणाली और नीति को मानने वाला हो। वहीं बीजेपी जेपी नड्डा जैसा अध्यक्ष चाहती है जिससे पार्टी को वैसे ही सफलता मिले जैसे नड्डा के नेतृत्व में मिली है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस का आरोप, ट्रंप को खुश करने के लिए स्पेस एक्स से कराई गई एयरटेल जियो की डील, पीएम मोदी ने निभाई इसमें भूमिका। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भारत की दिग्गज संचार कंपनी एयरटेल और जियो द्वारा स्पेस एक्स के स्टारलिंक के साथ साझेदारी की घोषणा पर बीजेपी सरकार को घेरते हुए दावा किया कि ये करार पीएम मोदी द्वारा कराए गए ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सद्भाव हासिल किया जा सके। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया
दिया। वस्तुतः 12 घंटे के भीतर एयरटेल और जियो दोनों ने स्टारलिंक के साथ साझेदारी की घोषणा की है, जबकि अब तक वो इसके भारत में आने को लेकर लगातार आपत्तियां जताते आ रहे थे। उन्होंने दावा किया कि ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि स्टारलिंक के मालिक एलन मस्क के माध्यम से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सद्भाव हासिल करने के मकसद से ये साझेदारियां किसी और नहीं बल्कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कराई गई हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी ने फिर उठाया पेपर लीक का मुद्दा, कहा सिस्टमैटिक फेलियर, अंधकार में 85 लाख छात्रों का भविष्य। जी हां दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को कहा कि पेपर लीक एक व्यवस्थागत विफलता है और इसका खात्मा तभी होगा जब सभी राजनीतिक दल एवं सरकारें मतभेद भुलाकर तथा मिलकर कदम उठाएंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि पेपर लीक होने से 6 राज्यों में 85 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में है। राहुल गांधी ने एक खबर का हवाला देते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, 6 राज्यों में 85 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में है। पेपर लीक होना हमारे युवाओं के लिए सबसे खतरनाक चक्रव्यूह बन गया है। पेपर लीक मेहनती छात्रों और उनके परिवारों को अनिश्चितता और तनाव में धकेल देता है, उनके परिश्रम का फल उनसे छीन लेता है। साथ ही यह अगली पीढ़ी को गलत संदेश देता है कि बेईमानी मेहनत से बेहतर हो सकती है। ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, महागठबंधन के साथ जाएंगे पशुपति पारस। जी हाँ दोस्तों, बिहार में चुनाव से पहले राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी के कई चेहरे देखने को मिलेंगे। अब चुनाव से करीब 5 महीने पहले कभी बीजेपी की सरकार में मंत्री रहे पशुपति पारस ने अपना रास्ता खुद जुदा कर लिया है। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा है कि 14 अप्रैल को वो बड़ा फैसला करेंगे और बताएंगे कि बिहार का चुनाव वो किसके साथ मिलकर लड़ रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का फैसला है कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ें और इसके लिए हम इंटरनल सर्वे करा रहे हैं। 14 अप्रैल को बापू सभागार में बड़ी रैली करेंगे और रैली के बाद अपने लोगों से चर्चा करके बताऊंगा कि हम किसके साथ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी दलित विरोधी पार्टी है और लोकसभा में बाबा साहेब के खिलाफ कितनी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कन्हैया और पप्पू यादव पर कांग्रेस का दाव। बिहार में कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि अपनी सबसे पुरानी सहयोगी पार्टियों में से एक राष्ट्रीय जनता दल की परवाह नहीं कर रही है या उसके ऊपर दबाव डाल रही है ताकि वो कांग्रेस के ऊपर अपनी शर्तें नहीं थोप सके। कांग्रेस को पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और एनएसयूआई के प्रभारी कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने आगे किया है। बिहार में कन्हैया कुमार की यात्रा होने जा रही है और होली के बाद 16 मार्च से बिहार में रोजगार दो पलायन रोको यात्रा शुरू हो रही है, जिसका नेतृत्व कन्हैया कुमार करेंगे। कन्हैया और पप्पू यादव में निजी संबंध भी बहुत मजबूत हैं और दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव का परिवार इन दोनों नेताओं को पसंद नहीं करता है। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को लगता है कि ये दोनों नेता तेजस्वी के लिए चुनौती हैं। पप्पू यादव को चुनौती मानने का एक कारण हो सकता है कि वो यादव हैं और युवाओं में लोकप्रिय हैं, लेकिन कन्हैया कुमार तो अगड़ी जाति के भूमिहार हैं। उनकी जाति की संख्या बिहार में बहुत कम है और जाति आधारित राजनीति में तो वो किसी के लिए चुनौती नहीं हो सकते, लेकिन उनकी वक्तृता और युवाओं के बीच लोकप्रियता से लालू यादव को चिंता होती है। तभी 2019 के लोकसभा चुनाव में बेगूसराय सीट पर जब कन्हैया कुमार सीपीआई की टिकट से लड़े तो लालू ने अपनी पार्टी से एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर उनका खेल खराब कर दिया। अब इन दोनों को आगे करके कांग्रेस ने संदेश दिया है कि वो आरजेडी के साथ गठबंधन में है, लेकिन उसकी अपनी स्वतंत्र राजनीति भी है और इसके जरिए कांग्रेस ने यह संदेश भी दिया है कि एक नए सहयोगी मुकेश साहनी को एडजस्ट करने और लेफ्ट की सीटें बढ़ाने के लिए कांग्रेस को अपनी सीट कम करने को ना कहें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पार्लियामेंट में आर पार की लड़ाई कर रहा विपक्ष। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चंद्रशेखर आजाद ने सरकार को घेरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा में तीखी बहस और जबरदस्त भाषण का दौर चला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सरकार पर जोरदार हमले किए, जबकि डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को लेकर चिंता जताई। एनसीपी की सुप्रिया सुले ने आर्थिक नीतियों की कड़ी आलोचना की। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दे उठाए। पूरे सत्र के दौरान विपक्ष के जोरदार विरोध, तीखी बहसों और बार बार हुए व्यवधानों ने संसद का माहौल गरमाए रखा और संसद की इन अहम बहसों और टकरावों की पूरी झलक यहाँ पर देखने को मिली। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बॉक्सिंग फेडरेशन का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे अनुराग ठाकुर। बीएफआई ने पूर्व खेल मंत्री को नियम का उल्लंघन का पाया दोषी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने 28 मार्च को होने वाले चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल करने के लिए अनुराग ठाकुर के नामांकन
नामांकन को बुधवार को खारिज कर दिया और कहा कि पूर्व खेल मंत्री हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के पात्र नहीं है। हिमाचल प्रदेश मुक्केबाजी संघ ने चुनाव के लिए ठाकुर और उपाध्यक्ष राजेश भंडारी के नाम भेजे थे। बीएफआई ने 60 सदस्यीय निर्वाचक मंडल की सूची जारी की, जिसे जांच के बाद अंतिम रूप दिया गया। बीएफआई ने निर्णय की व्याख्या करते हुए कहा कि अनुराग सिंह ठाकुर का नाम राज्य इकाई ने भेजा था। हालांकि उन्हें भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के 7 मार्च 2025 के नोटिस और भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011 के उल्लंघन के कारण अयोग्य पाया गया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि संसद में मणिपुर बजट पर चर्चा में पीएम मोदी के अनुपस्थिति पर बवाल। विपक्ष ने बजट को जन विरोधी कहा। जी हां दोस्तों, मणिपुर में जारी जातीय हिंसा का मुद्दा लगातार लोकसभा में गूंजा, जब विपक्षी सदस्यों ने 2025-26 के लिए मणिपुर बजट पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंसाग्रस्त राज्य का दौरा न करने और केंद्र सरकार द्वारा संकट से निपटने के तरीकों पर सवाल उठाया। बता दें कि संसद में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मणिपुर बजट के साथ ही 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों और 2021-22 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों पर भी चर्चा की गई। मणिपुर के दोनों सदस्यों ने राज्य में हिंसा के कारण विस्थापित हुए 60,000 लोगों की स्थिति पर ध्यान न देने के लिए मणिपुर बजट की आलोचना की और इसे जनविरोधी करार दिया। विपक्षी सदस्यों ने कहा कि बजट दस्तावेज राज्य की जमीनी हकीकत को नहीं दर्शाता, जो अब राष्ट्रपति शासन के अधीन है। हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने जवाब में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के शासनकाल के दौरान राज्य की स्थिति की ओर इशारा करते हुए कहा कि सत्ता पक्ष पर सवाल उठाने से पहले विपक्ष को अपने कार्यकाल की खामियों को देख लेना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मैं हिंदू हूं, बीजेपी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, शुभेंदु अधिकारी पर भड़क गई ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को विधानसभा में विपक्ष नेता शुभेंदु अधिकारी की टिप्पणी की आलोचना की। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वो रमजान के पवित्र महीने में मुसलमानों को निशाना बना रही हैं ताकि आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। विधानसभा में बोलते हुए सीएम बनर्जी ने कहा कि लोकतंत्र स्थायी है, लेकिन कुर्सी नहीं, कुर्सी का सम्मान करें। आप मुस्लिम विधायकों को बाहर निकालने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? भाजपा मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं क्योंकि ये रोजा का महीना है और उन्हें ये पसंद नहीं है। वो सांप्रदायिक बयान देकर देश का ध्यान आर्थिक और व्यापारिक पतन से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक हिंदू हूं और मुझे भाजपा से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस विधायकों ने सिर पर कर्ज की गठरी, शरीर पर बेड़ियां बांध कर किया प्रदर्शन, बजट से पहले सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश का बजट पेश होने से पहले विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने राज्य पर बढ़ते कर्ज के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। नेता विपक्ष उमंग सिंघार और पूर्व मंत्री सचिन यादव के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक विधानसभा परिसर में सिर पर कर्ज की गठरी और शरीरों पर बेड़ियां बांधकर पहुंचे। कांग्रेस विधायक ने बीजेपी सरकार पर जनता पर आर्थिक बोझ डालने का आरोप लगाया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकार बताए कि तेल और प्राकृतिक गैस के आयात को कम करने के लिए वो क्या कर रही है। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि पिछले कुछ साल में देश में तेल आयात का बढ़ना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और सरकार बताए कि वो पिछले 10 साल से तेल और प्राकृतिक गैस के आयात को कम करने की दिशा में क्या प्रयास कर रही है। तिवारी ने सदन में तेल क्षेत्र संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि देश में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि 2014-15 में देश में कच्चे तेल के उत्पादन में गिरावट आई है, जबकि तेल आयात में वृद्धि हुई है। उन्होंने पूछा कि सरकार पिछले 10 साल से तेल और प्राकृतिक गैस आयात को कम करने के लिए क्या कर रही है। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। घोटाला उजागर किया तो विभीषण की तरह लंका से निकाल दिया, टीएमसी सांसद का बीजेपी पर हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि एक घोटाले को उजागर करने के लिए पार्टी ने उन्हें उसी तरह से निकाला जैसे विभीषण को लंका से बाहर किया गया था। उन्होंने लोकसभा में मंगलवार को वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच, 2021-22 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों और 2025-26 के लिए मणिपुर के संबंध में अनुदान की अनुपूरक मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए ये आरोप लगाया। कीर्ति आजाद अतीत में भाजपा में रहे हैं और बाद में वो कांग्रेस और फिर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बुधवार को विपक्षी दलों ने प्रदेश में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विपक्षी विधायक पोस्टर लेकर पहुंचे और प्रदेश में बढ़ते अपराधों के खिलाफ नारेबाजी की। मुख्य रूप से
हुए आरजेडी और भाकपा माले के विधायकों ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा और पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाया। भाकपा माले के विधायकों ने बिहार में अपराध की बढ़ती घटनाओं को लेकर कड़ा विरोध जताया और पार्टी के विधायक महबूब आलम ने कहा कि अपराधियों पर पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया है और उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में बच्चियों के साथ दुष्कर्म और हत्याओं की घटनाएं बढ़ रही हैं। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश कुमार को लगा झटका, जेडीयू की टॉप लीडरशिप में आया क्रैक, 3 दिग्गजों ने छोड़ी पार्टी। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश आरजेडी कार्यालय पटना पहुंचकर बहरीगंज विधानसभा के पूर्व राजद प्रत्याशी ई प्रभाष कुमार के नेतृत्व में जेडीयू नेताओं ने राजद की सदस्यता ली, जिनमें जेडीयू के प्रदेश महासचिव रामकृष्ण मंडल, शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव दयानंद शर्मा व जेडीयू नेता विनाश राम शामिल हैं। प्रधान महासचिव रणविजय साहू, मुख्यालय प्रभारी और प्रदेश प्रवक्ता समेत तीनों नेताओं ने यहां पर आरजेडी की सदस्यता ले ली है। मौके पर नेताओं ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के विचार, सामाजिक न्याय व तेजस्वी यादव जी के 17 महीने के कार्यों पर विश्वास प्रकट करते हुए राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ली है।